Hello and good morning everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So today is 1st April 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel EduVerse IS, link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज कांग्रेस कैडलेगसी गैव अवे काचातीवू टू श्रीलंका इन 1974 सेज प्राइम मिनिस्टर. अब देखिए इलेक्शन आने वाले हैं और आप सभी को पता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर ये बात बोलेगी कि आपने ऐसा किया, दूसरी पार्टी उस पार्टी को XYZ पार्टी को बोलेगी कि आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. लेकिन इस आर्टिकल से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कच्चातीवू आइलैंड, ये जो आपका कच्चातीवू आइलैंड है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक्चुअली हम बात करते हैं इस कच्चातीवू आइलैंड की. सो इट इज़ अनइनहेबिटेड ऑफ शोर आइलैंड इन द पार्क स्टेट, ओरिजिनली ओन्ड बाय किंग ऑफ रामनंद, प्रेजेंट डे रामनाथपुरम, तमिलनाडु. ये जो देखिए आप इसकी पहले लोकेशन देखिए, आपको थोड़ा क्लियर होगा. ये श्रीलंका है, ओके, एंड ये इंडिया, हमारा प्यारा भारत. ये आपका पार्क स्टेट. अब देखिए ये रामेश्वरम है, ये आपका रामेश्वरम है. ये आपका मन्नार आइलैंड हो जाता है, इसे हम गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं. दिस इज कॉल्ड पार्क स्ट्रेट. ओके, नाउ हियर यू विल सी दिस रेड वाला पार्ट. ये वाला पार्ट जो है ये छोटा सा आइलैंड है, बहुत ही छोटा सा आइलैंड है. तो ये क्या किसके द्वारा यहाँ पर इस पर किसका यहाँ पर पहले राज था, आप कह सकते हैं ओरिजिनली किसके द्वारा ओन किया जाता था. तमिलनाडु के जो किंग थे वहां पर रामनंद, प्रेजेंट डे जिसमें हम रामनाथपुरम की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा इसको ओन किया जाता था. मेनली जो आइलैंड थे, ये आइलैंड था, इसको जो फिशरमैन होते हैं, फिशरमैन क्या करते हैं, उनके जो नेट वगैरह होते हैं उसको ड्राई करने के लिए इस आइलैंड का यूज करते थे. So during the British rule, it was administered jointly by India and Sri-Lanka. जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था तो इंडिया और श्रीलंका के द्वारा, दोनों के द्वारा इसे जॉइंटली यूज किया जाता था. बट वॉट हैपन इन द अर्ली 20th सेंचुरीज में श्रीलंका ने यहाँ पर क्लेम टेरिटोरियल ओनरशिप ओवर द आइसेट, एंड सो इन 1974 इंडिया ससीड द इन आइलैंड टू श्रीलंका थ्रू अ जॉइंट एग्रीमेंट. अब यहाँ पर फिर 20th सेंचुरी आते आते श्रीलंका क्या करने लगा, इस एरिया को क्लेम करने लगा कि यहाँ पर किसकी ओनरशिप है, आपके श्रीलंका की है. ओके, तो यहाँ पर लेकिन फिर क्या होता है, 1974 में इंडिया और श्रीलंका की बात करते हैं तो जॉइंट एग्रीमेंट हुआ था, और उस जॉइंट एग्रीमेंट से इंडिया ने 1974 को ये आइलैंड किसको दे दिया था, आपका श्रीलंका को दे दिया. सो 2 years लेटर थ्रू द अनदर अकॉर्ड इंडिया फर्दर गेव अप इट्स फिशिंग राइट टू इन दिस रीजन. और उसके बाद 2 साल बाद यहाँ पर जो फिशिंग राइट्स है, पहले क्या था, क्योंकि ये जो इसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि जो इंडियन यहाँ पर फिशरमैन्स हैं और श्रीलंका के जो फिशरमैन्स हैं वो इसका यूज करते थे, इस आइलैंड का यहाँ पर जाते थे. लेकिन उसके बाद फिर 2 साल बाद ही 1974 में दिया, और आफ्टर 1976 में देखते हैं कि यहाँ की जो फिशिंग राइट्स है उसको भी यहाँ पर क्या करता है, इंडिया श्रीलंका को दे देता है. तो यहाँ पर थोड़ा डिस्प्यूट बना रहता है. सो हाउएवर द एग्रीमेंट कुड नॉट स्टॉप द फिशरमैन. यहाँ पर जो एग्रीमेंट था वो फिशरमैन को तो नहीं रोक पाया कि वो क्या कर सके, यहाँ पे फिशिंग का जो वाटर है इसको यूज कर सके, मतलब कि ये जो वाटर को यूज ना करे, ऐसा था. सो डिस्पाइट द साइनिंग ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट, फिशरमैन कम्युनिटीज ऑफ बोथ द कंट्रीज कंटिन्यूड देयर फिशिंग इन द पार्क बे एरिया पीसफुली अंटिल द एल्म वॉर ब्रोक आउट 1983. अब देखिए जब तक यहाँ पे 1974 की बात है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर राइट्स वगैरह भी सारे इंडिया ने कहा कि हम जो भी यहाँ पे फिशिंग राइट्स है वो श्रीलंका को देते हैं, ठीक है, हमने दे दिया. उसके बाद भी क्या होता है, जो फिशरमैन है वो कहाँ मानने वाले हैं, उनको क्या एग्रीमेंट से यहाँ पर लेना देना. लेकिन 1983 तक यहाँ पर क्या होता है, दोनों कंट्रीज के जो फिशरमैन है एग्रीमेंट, मतलब यहाँ पर एक शांतिपूर्वक पीसफुली यहाँ पर फिशिंग करते थे. लेकिन फिर क्या होता है, 1983 में आपका एलम वॉर होता है, जिसके कारण फिर यहाँ पर और ज्यादा डिस्प्यूट होने लगता है. सो नॉनदलेस आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर इन 2009 द श्रीलंकन फिशरमैन हैव बीन रेजिंग देयर ऑब्जेक्शन टू इंडियन फिशरमैन फिशिंग इन देयर वाटर. अब 2009 में वॉर आपका एंड होता है और जो श्रीलंकन फिशरमैन है अब ये क्या करने लगे, यहाँ पर उनका कंसर्न रेज होने लगा और ऑब्जेक्शन उठाने लगे कि ये हमारा पानी है, ये जो एरिया है वो हमारा एरिया है, इंडियन फिशरमैन यहाँ पर फिशिंग नहीं कर सकते हैं. ओके, सो अभी ये पूरा इशू है, अभी भी यहाँ पर चलता जाता है, सारी चीजें हैं. अब देखते हैं फर्दर इसमें हमारे सामने क्या निकल कर आता है. सो
फिशरमैन ऑफन यहाँ पे क्या करते हैं कि कई बार यहाँ पे बहुत सारे फिशरमैन है वो पकड़ाए भी गए हैं रेड हैंडेड। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, वो जो लाइन होती है उसको क्रॉस कर देते हैं। ओके, तो अभी भी ये मतलब श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये इशू अभी भी आप कह सकते हैं हमारी रिलेशन में एक ही इशू अभी भी बना हुआ है। सो इसकी लोकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको इसकी लोकेशन पता होना चाहिए। देखिए, ये आपका मन्नार आइलैंड श्रीलंका का है, रामेश्वरम इंडिया का, दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ मन्नार एंड दिस इज कॉल्ड पाक स्टेट। ओके, और यहीं पर आप देखेंगे इन दोनों आइलैंड रामेश्वरम और मन्नार के बीच में आपको ये जो छोटा सा ये डॉट जैसा पार्ट दिख रहा है, सो दिस इज कच्छातीवु आइलैंड। ओके, आई होप आपको अभी पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द आर्ट ऑफ इंडियाज HIV/AIDS रिस्पॉन्स। अब देखिए आर्ट क्या है, ART। ये कोई आर्ट, हम वो वाले आर्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि कलाकृति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आर्ट क्या है, एक मेडिसिन का नाम है, एक ड्रग का नाम है आर्ट, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, HIV और जो एड्स है इसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं हमारी कंट्री से। ओके, सो ये यू विल सी, पहले के टाइम पर अगर आपको पता होगा कि HIV/AIDS का जब आप नाम सुनते थे तो ये हमारे मन में आता था कि ये जो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अगर HIV यहाँ पर किसी को हो गया है, एड्स अगर मतलब HIV वायरस के कारण जो एड्स हो गया है, तो यहाँ पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और जो पर्सन है उसको डायरेक्टली यहाँ पर डेथ होती है। उसके साथ साथ जिस भी पर्सन को यहाँ पर HIV/AIDS होता था उसके साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच होता था कि जो आपका वायरस है ये कैसे फैलता है, मतलब कि अगर आप फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं सारी चीज़ें में होता है। इवन उस पर्सन से लोग इंसान क्या हाथ तक मिलाना नहीं चाहते। तो यहाँ पर ये इशू था, बहुत ज़्यादा इशू था कि ये बीमारी आपकी, जैसे हम नाम ही आता है ना कि अरे कितनी बड़ी बीमारी है HIV/AIDS, ट्यूबरकुलोसिस का नाम हम सुनते हैं अक्सर। सो बट ऐसा नहीं है, देयर आर मेडिसिन। अगर हम हमारी टेक्नोलॉजी को देखते हैं, हम रिसर्च और डेवलपमेंट को देखते हैं, तो हमारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है और आज हमारे पास ऐसी ऐसी मेडिसिन है, ऐसे ऐसे ड्रग्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं इनको ठीक किया जा सकता है। अब इस आर्टिकल की बात करते हैं। वैसे तो इस आर्टिकल में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इस मेडिसिन के बारे में, इस ड्रग के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सो दैट इज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो टुडे April 1st मार्क अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्स टू द HIV/AIDS epidemic in India. Okay. Now, 20 years ago, on 1st April 2004, the Indian government had launched free antiretroviral therapy. यहाँ पर 1 अप्रैल 2004 को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, फ्री में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो इसको हम ART भी कहते हैं, आर्ट, इसको लॉन्च किया था फॉर पर्सन लिविंग विद HIV। यहाँ पर पर्सन देखिए, पर्सन लिविंग विद HIV, हम इस पर्सन की बात कर रहे हैं। अ डिसीजन विच हैज प्रूवन वन ऑफ द सक्सेसफुल एंड अ की इंटरवेंशन इन द फाइट अगेंस्ट HIV एंड AIDS। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो आर्ट है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, इसको फ्री कर दिया था कि जिस भी पर्सन को अगर HIV है उसे फ्री में ये क्या किया जाएगा, आपका दिया जाएगा। इससे क्या होता है, एट द इमरजेंसी, अब हम बात करते हैं 1980s में आपका HIV/AIDS हम बात करते हैं, ये इमर्ज होकर आता है और इसको कंसिडर किया जाता था। और इसके साथ देखिए, हियर यू विल सी, डिसीज वाज कंसिडर्ड अ डेथ सेंटेंस, मतलब अगर आपको ये बीमारी हो गई मतलब आपको फांसी की सजा हो गई है, ऐसा समझा जाता था। एंड वॉज मेट विद अ लॉट ऑफ फियर, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसके साथ बहुत ज्यादा डर रहता था, एक स्टिग्मा अटैच हो जाता था किसी भी अगर पर्सन को ये बीमारी हो जाती थी, और उसके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी होता था। सो दो द फर्स्ट एंटी रेट्रो वायरल ड्रग AZT, यहाँ पर पहला जो एक ड्रग आता है इसका नाम क्या था, AZT, इसको हम ZB प्रोनाउंस करते हैं। सो ज़िडोवुडाइन वाज अप्रूव बाय द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पहले ये जो पहला ड्रग था, ये US का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको 1987 में अप्रूव किया जाता है। उसके बाद 3 और ड्रग यहाँ पर आते हैं जिसको अप्रूवल धीरे धीरे मिलता है। ओके, एंड न्यू क्लास ऑफ एंटीवायरल ड्रग प्रोटीज इनहिबिटर्स वर इंट्रोड्यूस इन 1995। और यहाँ पर बहुत सारे मतलब आपके जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग की हम बात कर रहे हैं, इसके न्यू डिफरेंट क्लासेस इमर्ज होकर आते हैं। बट एक्सेस, अब देखिए हमने यहाँ पर मेडिसिन बना ली, किसी भी बीमारी की हमने यहाँ पर दवा बना ली, लेकिन क्या उस दवा को, उस ड्रग को, जिस पर्सन को ये यहाँ पर डिसीज है, क्या वो उस चीज को एक्सेस कर पा रहा है? यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है आपकी इनकम गैप।
है ना। दवाइयाँ ये इतनी महंगी होती हैं, इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं कि लोग जो होते हैं वो उसको एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं. सो बट एक्सेस टू दीज मेडिसिन रिमेन लिमिटेड फॉर द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन सम हाई इनकम कंट्रीज. हाई इनकम कंट्रीज में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इंडिया जैसी कंट्री की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ड्रग तो है लेकिन हम उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाते हैं. ठीक है. सो आई होप आपको ये पूरा इतना यहाँ पर क्लियर होगा. अब यहाँ पर आर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि जो चैलेंज था इसको रिकॉग्नाइज किया गया इन 2000 एट द यूएन जनरल असेंबली मिलेनियम समिट. यहाँ पर जो आपका मिलेनियम समिट होता है जिसमें वेरियस वर्ल्ड लीडर्स आते हैं और जहाँ पर हम वेरियस स्पेसिफिक गोल्स और इश्यूज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं. उसी में से एक इशू आपका निकल कर आता है कि हम किस तरीके से ये जो HIV वायरस आपका स्प्रेड हो रहा है इसको हम स्टॉप कर सकें और रिवर्स कर सकें. सो ग्लोबल इसी के चलते 2002 में आपको यहाँ पे याद रखना है. सो द ग्लोबल फंड फॉर फाइट एड्स ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया वॉज क्रिएटेड इन 2002. 2002 में ये जो आपका एड्स है, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया, इससे फाइट करने के लिए एक फंड तैयार किया गया था जिसे हम कहते हैं क्या, ग्लोबल फंड. ओके, विच एडवोकेट यूनिवर्सल एक्सेस टू HIV प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, केयर एंड सपोर्ट सर्विस. इसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पर जिस भी पर्सन को अगर HIV है तो उसका यूनिवर्सल उसको एक्सेस मिलेगा, किस तरीके से आप HIV को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं एंड साथ ही सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकें. फिर यहाँ पर यू विल सी इन 2004 द नंबर ऑफ PL-HIV इन इंडिया एस्टिमेटेड टू बी 5.1 मिलियन. यहाँ पर 2004 की बात है. HIV से यहाँ पर जो लोग मतलब कि डायग्नोस थे उनका नंबर कितना था, 5.1 मिलियन. मतलब कि हमारी पॉपुलेशन की 0.4% जो पॉपुलेशन है वो HIV से यहाँ पर क्या थी, आपकी टारगेटेड थी. सो वेरी फ्यू देम वर ऑन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. बट इसमें से कुछ ही लोग थे जिनको यहाँ पर एंटी रेट्रोवायरल जो ये थेरेपी, आर्ट थेरेपी है, वो यहाँ पर मिल पा रही थी. इवन बाय एंड ऑफ द 2004 ओनली 7,000 PL-HIV वर ऑन आर्ट. अब यहाँ पर 2004 के खत्म होते होते 7,000 लोग ही क्या कर पा रहे थे, इस आर्ट को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे थे. इसके बाद अब यहाँ पर फिर क्या होता है, एक कॉकटेल थेरेपी आती है, हार्ट हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाती है. तो धीरे धीरे हमारे सामने क्या नजर आ रहा है कि आपके जो केसेस हैं HIV वायरस के, अब वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहा है. तो इसका पूरा जो एक तरीके से आप कह सकते हैं, इट विल बी अनफेयर टू क्रेडिट फ्री आर्ट अलोन फॉर द सक्सेस. देयर वर आर कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू हेल्पिंग द HIV पेंडेमिक. तो देखो यहाँ पर सिर्फ ये आर्ट ही नहीं, इसके साथ अदर चीजें भी हैं जिसके कारण हम क्या कर पाए हैं, ये जो HIV एपिडेमिक था उसको हम हेल्प कर पाए हैं. सो इसमें क्या क्या आपका आ जाता है, ये यू विल सी द डायग्नोस्टिक फैसिलिटी. पहली बात तो हमें उसे डायग्नोस करना होगा, हमें पता तो चले कि इस पर्सन को HIV वायरस है. क्या हम उसको डायरेक्टली आर्ट में भेज देंगे कि नहीं जाओ आप यहाँ पर ये थेरेपी लेना स्टार्ट कर दो, नहीं. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो हमने क्या इंक्लूड किया कि हम फ्री में हम एक प्रोविजन लेकर आए कि हम एक डायग्नोस्टिक फैसिलिटी यहाँ पर फ्री में लेकर आते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आइए, अपना चेकअप कराइए, यहाँ पर आपकी पूरी फैसिलिटी है. अटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV. अब यहाँ पर सबसे बड़ा टेंशन आप सभी को पता है, माँ से बच्चे में. ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन होता है पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सर्विस हमने प्रोवाइड की पूरी. उसके बाद आता है आपका प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ को इन्फेक्शन एज अ ट्यूबरक्लोसिस. तो ये सारी चीज़ों ने भी क्या किया है, हमारी हेल्प की है, तभी जाकर हम क्या कर पाए हैं, ये जो आपका एपिडेमिक था HIV का, इसको हम कंट्रोल कर पाए हैं. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज द फाइनेंस कमीशन एंड द पब्लिक फाइनेंस इन केरल. केरल की बात की जा रही है. केरल में यहाँ पर क्या हुआ है, मतलब बहुत यहाँ एक्चुअली पिटीशन फाइल की जा रही है. पिटीशन क्या फाइल की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जो आपका स्टेट है बहुत ज़्यादा यहाँ पर कर्जे में डूबा हुआ है, बहुत ज़्यादा उनका जो फिजिकल डेफिसिट है, उनका जो डेट है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, पब्लिक डेट है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसका रीजन भी होगा, मतलब ऐसे कैसे इंक्रीज हो रहा है. So, देखिए here you will see public debt management is getting wider attention in center-state financial relation against the backdrop of recently constituted 16th Union Finance Commission. One of the state in India, Kerala, has filed a suit in Supreme Court of India against the center's decision on the net borrowing ceiling of state. तो यहाँ पर केरल ने क्या किया है,
केरल ने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में सूट फाइल किया है ये कहते हुए कि जो सेंटर का ये डिसीजन है, उन्होंने मतलब स्टेट की बोरोइंग में एक सीलिंग लगा के रखी है। मतलब सीलिंग कैसी कि फॉर एग्जांपल घर में आप क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा हैं, हम बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं मान लो, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 चिल्ड्रन एट द होम। ओके, नाउ ये जो पहला बच्चा है अब ये क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो हमने एक सीलिंग लगा दी कि नहीं, आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने सबको 100 रुपीज़ दिए हैं और हमने कहा कि आप 100 रुपीज़ से ज़्यादा यहाँ पर खर्चा नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। अगर आपने इससे ज़्यादा खर्चा किया तो आपके लिए यहाँ पर सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला ठीक है आपका खर्चा ज़्यादा है, आप 150 कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 50 रुपये की सीलिंग लगा दी कि आपको सिर्फ एक्स्ट्रा में आप 50 रुपये ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब आपको 50 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो सीलिंग मतलब एक कैप लगा देना कि आप इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर पैसा किसी से उधार नहीं ले सकते हैं, बोरो नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये सारा जो इशू था, इसी के चलते केरल ने सुप्रीम कोर्ट में सेंटर के अगेंस्ट में ये पिटीशन फाइल की है, सूट फाइल किया। ठीक है, सो दीज रिसेंट डेवलप, अब यहाँ पर केरल ने ऐसा किया क्यों? केरल के पास, अब देखिए केरल की बात करते हैं, आपका जो FBRM की बात करते हैं। सो इसमें जो एक फिजिकल स्ट्रेटेजी होती है, ये कहा जाता है किसी भी कंट्री का, मतलब कि हमने अपना ये कहा रखा है जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो 3.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? आपका जो इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप होता है, मतलब आपकी इनकम कितनी है और आप एक्सपेंड कितना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 100 रुपये आ रहे हैं, तो 100 रुपये में आप अगर यहाँ पर 110 रुपये खर्च करें तो मतलब आपकी इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो कितने रुपए का आपका 10 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो आपने ये 10 रुपये कहाँ से लिए होंगे? किसी ना किसी से आपने बोरो किया होगा। तो ये जो 10 रुपये है इसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल डेफिसिट। आई होप आपको फिजिकल डेफिसिट क्लियर है यहाँ पर। ओके ना, तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट, मतलब जो इनकम और एक्सपेंडिचर के गैप बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, इट इज क्लियर। ओके ना, ये यूल सी ये कहा जाता है कि जो फिजिकल एक आइडियल हम डेफिसिट की बात करते हैं, अगर किसी कंट्री का डेफिसिट है तो यहाँ पर GDP का कितना होना चाहिए सर? 3.5%। ओके, और अगर हम बात करते हैं स्टेट और गवर्नमेंट की कि स्टेट और जो स्टेट्स हैं और सेंटर वो कितना यहाँ पे डेट ले सकती हैं, तो सेंटर यहाँ पे 40% ले सकती है और स्टेट यहाँ पे ओनली 20% क्या कर सकती है? बोरोविंग कर सकती है। टोटल यहाँ पे 60% का है। Here you will see, so the general government public debt to GDP is at 60% and central government debt to 40% and the outstanding और जो remaining है 20%, इतना 20% यहाँ पर स्टेट क्या कर सकती है? बोरोविंग कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अब लेकिन केरल की जो लाइबिलिटी है वो कितनी है? 36.9%। यहाँ पर कैप लगा है कि आप 20% से ज़्यादा यहाँ पर बोरिंग नहीं कर सकते, लेकिन केरल का कितना है? 36.9%। अब केरल ने यहाँ पर क्या आपका आर्ग्यूमेंट दिया, ये हम बात करते हैं। ठीक है, और इसमें से ये भी कहा जा रहा है, केरल ने कहा कि 2025 तक उनका जो इस 36.9% में से जो उनका 16% है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूरा कवर अप हो जाएगा। राउंड फिगर ये जो डेट है पूरी उसकी मैच्योरिटी यहाँ पर हो जाएगी, बट स्टिल यहाँ पर केरल का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। अब इसका रीज़न क्या दिया गया हम इसके बारे में समझते हैं तो आपको थोड़ा ये ज़्यादा क्लियर होगा। केरल ने ये कहा कि पहली चीज़ है हमारे पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। तो हमको इसको बहुत ही मतलब कि लिमिटेड है तो अच्छे से यूज़ करना होगा सस्टेनेबल तरीके से। सेकंड, हमारे पास जो हमारा इनकम का सोर्स है अब वो एक तरीके से ख़त्म हो चुका है। कैसे ख़त्म हो चुका है? इन द सेंस कि पहले क्या था, हम खुद से टैक्स लगाते थे, लेकिन अब क्या आ चुका है? GST आ चुका है। GST से यहाँ पर जो हमारा पार्ट मिलना चाहिए, जो पोर्शन मिलना चाहिए, हमें यहाँ पर उतना पोर्शन नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये हो गई, हमारा इनकम हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं, अब इसी में हमने फाइनेंस कमीशन की भी इन्होंने बात की है। फाइनेंस कमीशन का जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है फॉर द एलोकेशन ऑफ फंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड अमंग द स्टेट्स, तो ये जो क्राइटेरिया है ये ऐसा है जिसकी वजह से हमें फंड यहाँ पर कम मिल रहा है। क्राइटेरिया कैसे कैसे डिसाइडेड है आप सभी को यहाँ पर पता है, जैसे कि आप इस आर्टिकल में ही पूरे सारे क्राइटेरियाज को मेंशन किया गया है। तो ये यू विल सी लाइक फॉर्मूला उनका है कि किस तरीके से हमें टैक्स को मतलब फंड को डिवाइड करना है। पॉपुलेशन, एरिया, इनकम, डिस्टेंस, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इकोलॉजी, टैक्स एफर्ट्स, तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जिस बेसिस पर यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जो फंड है वो कम आता है। ठीक है, अब इसमें ही कहा कि इसमें हमारी क्या गलती है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारे स्टेट की पॉपुलेशन कम है,
ओके क्या है, हमारे स्टेट की पॉपुलेशन कम है। तो आपने जब यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था तो इसमें हमने बहुत ही अच्छा क्या किया, हमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, हमने अच्छे से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। तो इसमें भी अब हम ही इसका खामियाजा भुगते हैं, मतलब हम काम भी अच्छा करें और उसका जो इम्पैक्ट है वो भी हमें, अफेक्ट भी हम ही हो। तो इससे अच्छा हम करते ही ना। तो ये जो आप सभी को पता है, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूट बना हुआ है, इसलिए ये कहा जा रहा है, ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपकी जो 16 फाइनेंस कमीशन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, तो उसमें यहाँ पर जो क्राइटेरिया उसको हम किस तरीके से लेंगे। ओके तो ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं सारी चीजें। अब हियर यू विल सी कि हाउएवर द फिजिकल markmanship of goods and service tax GST this fiscal year 56.30 is higher than the corresponding period of the previous year 54.21%। कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि इस साल का जो हमारा GST कलेक्शन है वो यहाँ पर अच्छा रहा है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। ओके सो अब देखिए यहाँ पर हम आगे फर्दर बात कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि हम किस तरीके से यहाँ पर एडवांसमेंट कर सकते हैं। जो यहाँ पर गैप आ रहा है बिटवीन दीज स्टेट, यहाँ पर इतना ज़्यादा आपका बर्डन ले रहे हैं, तो इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। ओके तो इतना आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ से हमारे सामने फाइनेंस कमीशन ये कई बार न्यूज़ में आ चुका है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम। सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके जो यहाँ पर सेंटर स्टेट्स के फाइनेंशियल रिलेशंस को डिफाइन करती है। फर्स्ट कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, 1951 में, अंडर द फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। आपका जो फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 था उसके तहत इस बॉडी को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया, मतलब कि यहाँ पर ये स्टैब्लिश होती है। ओके रोल क्या है इनका, शेयरिंग ऑफ सेंट्रल टैक्सेस विद स्टेट्स। यहाँ पर सेंटर का जो टैक्स है उसको स्टेट्स के साथ शेयर करना, यहाँ पर जो सेंटर के ग्रांट्स है वो स्टेट्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना, इंप्रूव करना जो हमारा फाइनेंस स्टेटस है स्टेट्स का, उनके जो सप्लीमेंट्स है रिसोर्सेज टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज एंड जो भी मैटर इनको रेफर किया जाता है, ये सारी चीजें। हम इस बॉडी की बात करते हैं तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं आर अपॉइंटेड फॉर द ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बीच में, मतलब कि उस बेसिस पर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बेसिस पर जो मेंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर इनका टाइम पीरियड यहाँ पर होता है। ओके उसके बाद हियर यू विल सी मेंबर आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए क्या है, आपके एलिजिबल है कि आप उन्हें क्या कर सकते हैं, फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। सो द पार्लियामेंट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन। यहाँ पर पार्लियामेंट आपके ऑथराइज है कि यहाँ पर जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो बेस्ड ऑन दीज पावर यहाँ पर पार्लियामेंट ने कुछ स्पेसिफिकेशंस आपके बाहर निकालने, लाइक हाई कोर्ट ऑफ जज एंड वन क्वालिफाइड टू बी बिकम वन एंड इंडिविजुअल हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको यहाँ पर गवर्नमेंट के अकाउंट के बारे में अच्छा नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं, तो वो भी इसका मेंबर बन सकता है। अ पर्सन हु पजेस एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके तो दीज कैन बिकम द मेंबर ऑफ दिस फाइनेंस कमीशन। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज तमिलनाडु अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट। अब देखिए तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर तमिलनाडु, इंडिया से अगर कोई स्टेट है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट करता है तो वो कौन सा स्टेट है, आपका तमिलनाडु। इससे पहले यहाँ पर कौन था, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका डोमिनेट करते थे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को एक्सपोर्ट करने में अंटिल FY 2020। फाइनेंशियल ईयर 2022 में यहाँ पर उत्तर प्रदेश और कर्नाटक थे, लेकिन तमिलनाडु ने अभी क्या किया, इन दोनों को सरपास करते हुए इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023 यहाँ पर बन चुके हैं। ओके इतना आपको क्लियर है। सो यहाँ पर अब देखते हैं बिगेस्ट मार्केट हमारा कहाँ पर आता है, कि मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कहाँ कर रहे हैं। सो US एंड UAE आर द बिगेस्ट मार्केट फॉर इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक गुड एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2024 टिल फरवरी तक की हम अभी बात कर रहे हैं। US ने यहाँ पर 35% ऑफ इंडियाज के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, जिसका वर्थ है $8.7 बिलियन। फॉलोड बाय UAE की बात करते हैं तो UAE ने यहाँ पर $3 बिलियन का क्या किया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को मतलब कि इंपोर्ट किया है फ्रॉम द इंडिया। उसके बाद यहाँ पे नीदरलैंड और UK के 5% यहाँ पे शेयर इंक्लूडेड है। सो इन 2001
यूएस हैज़ रिमेन द प्राइमरी डेस्टिनेशन ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए एक टाइम पर सिर्फ यूएस था कि जो हमारा प्राइमरी डेस्टिनेशन था, पर धीरे धीरे यहाँ पर जो हमारा इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और सर्च पर जा रहा है। सो फ्रॉम द अराउंड 15 to 20% फाइनेंशियल ईयर 18 एंड फाइनेंशियल ईयर 22 द यूएस शेयर सर्ज 24 to 34%। पहले हमारा यूएस के साथ कितना शेयर था, 50 to 20%, लेकिन अब ये बढ़कर कितना हो चुका है, 24 से 34% तक हो चुका है इन द लास्ट 2 years में, financial years में. Okay, so if all the data are read together, it can be inferred that the latest 2 financial years 2023 and 24, the smartphones that were exported from Kanchipuram district of Tamil Nadu played a major part in boosting India's export of the electronic goods, most of which went to the US. Notably, the US is also the biggest importer of smartphones across the world. कि US में यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिगेस्ट आप कह सकते हैं इम्पोर्टर है स्मार्टफोन्स का। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, ये आर्टिकल ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रिकॉर्ड, यहाँ पर एक रिकॉर्ड आ चुका है कि 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया ग्रांटेड जीआई टैग। यहाँ पर पूरे इंडिया से 60 प्रोडक्ट्स को अभी जो ट्रेडिशनल हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। इसमें आप देखेंगे आसाम के तो यहाँ पर 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट, जैसे कि हम बात करते हैं आश्रीकांडी टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मैथ का क्राफ्ट, सार्थेबेरी मेटल क्राफ्ट, झापी जो बैम्बू हेड गियर होते हैं, मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आसाम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर वेरियस हम बात करते हैं हमारी जो बिहार की ठंडाई होती है ना, बिहार की सॉरी नॉट बिहार, बनारस की जो हमारी ठंडाई है उसे भी यहाँ पर जीआई टैग मिल चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत कह सकते हैं अच्छी बात है। अब जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग को हम कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ नेम और साइन यूज्ड ऑन अ प्रोडक्ट विच करस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर थिंग है वो उसको एक जियोग्राफी, उसका जो ओरिजिन है वहीं से क्या कर रहा है, करस्पॉन्ड करता है। सो इसमें सिक्योरिटी रहती है, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रांट की जाती है। सो वंस द जीआई प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड, नो अदर प्रोड्यूसर कैन मिसयूज द नेम ऑफ द मार्केट सिमिलर प्रोडक्ट्स। मतलब यहाँ पे उसका मिसयूज नहीं किया जा सकता है, उसकी जो आप कह सकते हैं ना ओरिजिनलिटी होती है, ऑथेंटिसिटी होती है, वो मेंटेन रहती है। प्रोवाइड कंफर्ट टू द कंज्यूमर अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। यहाँ पर आप कौन कौन यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है फॉर द जीआई टैग के लिए? सो एनी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड बाय अंडर द लॉ कैन बी रजिस्टर्ड। ओके, सो यहाँ पर कितने साल तक के लिए होता है? सो जो रजिस्ट्रेशन कितने 10 साल के लिए वैलिड होता है, इसको फिर आप 10 साल के बाद भी फर्दर क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ क्लियर होगा। तो देखिए आज की न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप कॉमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।